मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुहैब और आप देख रहे हैं ईजेड वेटनेरियन। आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर डीवीएम का सेकंड लेक्चर देखेंगे और वो होगा हमारा कोरोना वायरस पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फिफ्थ सेमेस्टर डीवीएम में हमारा जो कोर्स है वो है वेटनरी बायोलॉजी। सब्जेक्ट हमारा माइक्रोबायोलॉजी है और इसका कोड है माइक्रो 301। टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कोविड-19। इसमें हम लोग कवर क्या क्या चीजें करेंगे? इंट्रोडक्शन, वायरस स्ट्रक्चर, ओपन रीडिंग फ्रेम, रिसेप्टर बाइंडिंग, इन्फ्लेमेशन इन कोविड-19। तो ये टॉपिक्स आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोविड-19। इसका नया नाम जो अभी दिया गया है 2019 में, इसका नया नाम दिया गया है सार्स कोरोना वायरस 2। ये इसका नया नाम रख दिया गया है। कोविड-19 का नया नाम रख दिया गया है सार्स कोरोना वायरस 2। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये कोरोना वायरडी से बिलोंग करता है। इसके जीनस कितने हैं? इसके 4 जीनस हैं, अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा। ये इसके 4 जीनस हो गए। अल्फा और बीटा के दो मेंबर इसके और 2 मेंबर इसके। ये डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन में, और ह्यूमन में कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? रेस्पिरेटरी इलनेस। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कोविड-19 का, जिसको आज नया नाम दे दिया गया है, यानी अभी 2019 में इसको नया नाम दे दिया गया है सार्स कोरोना वायरस 2। वायरस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये वायरस इनवेलप्ड होता है, पॉजिटिव सेंस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में, अभी जो हमारी लेक्चर नंबर 1 था पिछला जो गुजरा है, उसमें हमने तोगा वायरडी का अल्फा वायरस और हमने रूबी वायरस जो पढ़ा था वो भी इनवेलप्ड था, पॉजिटिव सेंस था और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। लेकिन उसकी लेंथ आरएनए की छोटी थी। इसकी लेंथ कितनी है? 36 से लेकर 42 किलो बेसिस इसकी क्या है? लेंथ है। अगर डायामीटर देखा जाए ओवरऑल वायरस का, ओवरऑल जो वायरस है उसका अगर हम डायामीटर देखें तो वो 60 to 140 नैनोमीटर होता है। ठीक है। और इस वायरस में स्पाइक्स निकले हुए होते हैं और वो स्पाइक्स पूरे वायरस को एक क्राउन शेप दे देते हैं, ताज वाली एक शेप दे देते हैं। जिसका ताज होता है ना, एक किसी के सर पर ताज रखा जाता है, वो गोल नुमा, जो उस तरीके से ये स्पाइक्स को एक शेप दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्राउन शेप। इसी क्राउन की ही वजह से इस वायरस को कोरोना वायरस कहा गया था। कोरोना वायरस छोटा सा इसका वायरस का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। आप पिक्चर भी देख सकते हैं कि कोरोना वायरस किस तरीके से दिखता है। अब आ जाते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। बहुत ही आसान। इसमें क्या है कि जो हमारा ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है कि जो वायरस का आरएनए है या जीनोम है, उसमें एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं, यहां पर जो हमारे पास बेसिस होंगी, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उनका सीक्वेंस इस तरीके से होगा कि यहाँ से स्टार्ट कोडोन लगे होंगे और किसी एक जगह पर एंड कोडोन लगा होगा, स्टॉप कोडोन जिसे बोलते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसका स्टार्ट कोडोन लगा है, अब यहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देगा और यहाँ पर इसका स्टॉप कोडोन लगा हुआ है और यहाँ पर इसकी ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगी। तो इतने एरिया से क्या बनेगा? कोई ना कोई मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। ठीक है। वो मैसेंजर आरएनए फिर क्या बनाएगा? खास किस्म का प्रोटीन बना देगा। तो इसको बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। अब यहां पर देखें कि ये जो
हमारे पास कोरोना वायरस का जो जीनोम है इसमें 25% जो होता है, जो 25% होता है वो ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहलाता है। ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जिनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि उस वायरस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे प्रोटीन्स जो वायरस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इनवेलप, वायरस का जो इनवेलप बनेगा वो किसी 25% जीनोम से बनेगा, और इसका जो स्पाइक्स होंगे उसका जो कैप्सिड होगा, और उसकी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगी, ये सारी प्रोटीन इस 25% जीनोम से बनेगी। अब आगे देखें तो ये कितना बच गया, 75%, 75%। ठीक है, यहां से स्टार्ट कोडोन लग गया और यहां पर स्टॉप कोडोन हो गया। ठीक है, तो ये जो 75% जीनोम है कोविड-19 का, ये बनाता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, और उनमें कौन सी चीज आ जाती है, रेप्लिकेस, ट्रांसक्रिप्टेस, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। यानी ये वाला जीनोम जो प्रोटीन बनाएगा उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेस, ट्रांसक्रिप्टेस, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये रेप्लिकेशन करवाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, नाम से ही दायरे। रेप्लिकेस, रेप्लिकेशन कराने वाले प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्टेस, ट्रांसक्रिप्शन कराने वाले प्रोटीन। तो ये हो गई ओपन रीडिंग फ्रेम की छोटी सी बातें। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग। जो कोविड-19 वायरस है वो बॉडी के अंदर आएगा तो जाहिर बात है किसी रिसेप्टर पर बाइंड करेगा ना, किसी एक खास सेल के खास रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, और जब रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो फिर वो सेल उस चीज को जो वायरस लगी है उसको अंदर बुला लेगा। यानी कि वायरस को किसी सेल के अंदर एंटर होने के लिए किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होना होगा और उसके बाद फिर सेल के अंदर अपनी एंट्री लेनी होगी। जब तक सेल के अंदर वायरस एंट्री नहीं लेगा तब तक तो वो किसी काम का नहीं है ना, वो तो रेप्लिकेशन भी नहीं कर सकता ना, फिर तो अपनी तादाद को बढ़ा नहीं सकता। तो सेल में एंट्री लेने के लिए उसको एक खास रिसेप्टर पर बाइंड होना होगा। तो कोविड-19 को कौन सा रिसेप्टर चाहिए, कोविड-19 को कौन सा रिसेप्टर चाहिए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर। ऐसा एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करे, उसकी सेकंड टाइप। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ये वाला रिसेप्टर इसको चाहिए। ये वाला रिसेप्टर बॉडी में जिस जिस जगह पर होगा वहां पर कोविड-19 जाकर लगता जाएगा इस रिसेप्टर से, और उस सेल के अंदर फिर एंट्री भी ले लेगा और फिर अपनी दवाई मचाना शुरू कर देगा। तो ये रिसेप्टर होता कहां पर, ये भी आपके जहन में सवाल आया होगा। तो ये लंग्स की और GIT की लेयर पर होता है, यानी उसकी एपिथेलिया पर। लंग्स और GIT हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, इसकी जो लाइनिंग होती है, एपिथेलिया होती है जो, वहां पर यह रिसेप्टर मौजूद होता है। यानी कि यहां से आपको पता चल गया कि जो कोविड-19 है वो अटैक कहां पर करेगा, वो लंग्स पर जाकर अटैक करेगा और वो GIT पर जाकर अटैक करेगा और उनके सेल्स के अंदर चला जाएगा, एंट्री ले लेगा इस रिसेप्टर के बाइंड होने के बाद, और फिर तबाही मचाना शुरू कर देगा। अब यहां पर एक बात है कि सार्स कोरोना वायरस 2 फ्रीक्वेंटली इन बैट। अब बात यहां पर यह आती है कि ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, जिसको पहले कोविड-19 कहा जाता था, अब ये नया नाम है इसका, यानी हम यहाँ पे कोविड-19 ही आपकी समझ के लिए कह देते हैं। कोविड-19 सबसे ज्यादा कहां पाया गया था, सबसे ज्यादा कहां से निकलता था, बैट से, चमगादड़ से। इसमें जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 था, ठीक है, जिसके साथ कोरोना वायरस आके लगता था, अब कोरोना वायरस ने अपने आप को थोड़ा बहुत अडॉप्ट कर लिया और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जो कि दूसरी स्पीशीज में पाया जाता था उनके साथ भी लगना शुरू हो गया। यानी
कोरोना वायरस ने अपने आप को थोड़ा मैच्योर किया, थोड़ा अपने आप को म्यूटेट किया, चेंज किया, और अब वो बैट के अलावा भी जिस जिस जगहों पर, जिस जिस एनिमल के अंदर, जिस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 था, वहां पर भी लगना शुरू हो गया। तो इस वजह से फिर ये बैट से हमारे अंदर भी ये डिजीज फैलना शुरू हो गई। तो ये थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रेस्पिरेटरी बैंडिंग का, सिंपल है बहुत सारा। और यहाँ पर आप आ जाते हैं लास्ट टॉपिक, इन्फ्लेमेशन इन कोविड-19, इंतहाई आसान, बहुत ही आसान। देखें जरा, साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस। देखें, हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं और उनको बोलते हैं साइटोकाइंस। उन्हीं साइटोकाइंस में हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं कीमोकाइंस। कीमोकाइंस जाकर फाइट करते हैं, ठीक हो गया। अब यही साइटोकाइंस और कीमोकाइंस जो हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम से ही, यानी कि हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं, माइक्रोफेजेस हो गए हमारे, उनसे ये एक्सक्रीट होते हैं, निकलते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, निकलते हैं, और जाकर दूसरे इम्यून सेल्स को मैसेज देते हैं कि अब फिला जगह पर डिजीज आ गई, आप फिला जगह पर जाओ, वहां पर जाकर लड़ाई करो। तो ये मैसेज देने के लिए जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस। और ये हमारे इम्यून सिस्टम के हेल्पफुल, हमारे इम्यून सिस्टम को ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं और हेल्पफुल है। तो होता क्या है कि जब कोविड-19 का केस आ जाता है तो उसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, यानी मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है वो फेल होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते। लंग्स अपना सही तरीके से काम नहीं करेगा, जीआईटी अपना सही तरीके से काम नहीं करेगा, लिवर सही तरीके से काम नहीं करेगा, हार्ट सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये सारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स का फेलियर हो जाना, यानी फेल हो जाना, सही तरीके से काम ना करना, किसकी वजह से होता है, कोविड-19 की वजह से। अब कोविड-19 की वजह से कैसे होता है, ड्यू टू साइटोकाइन स्टॉर्म। अगर आपने साइटोकाइन स्टॉर्म अभी समझ लिया तो आपको कोरोना वायरस का सारा केस समझ आ जाएगा कि आखिर कोरोना वायरस कैसे तबाही मचाता है। तो जरा देखें साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है। हमारे पास बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, एक इनेट इम्यून सिस्टम और एक होता है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो जब कोरोना वायरस आया तो अब हमारे इनेट इम्यून सिस्टम ने क्या करना था, साइटोकाइन और कीमोकाइन रिलीज करने थे, केमिकल रिलीज करने थे, ताकि क्या कर सके, वो कोविड-19 के वायरस को खत्म कर सके, उसके खिलाफ जंग लड़ सके, उसको खत्म कर सके। तो जब कोरोना वायरस आता था तो ये सेल कीमोकाइंस और साइटोकाइंस रिलीज करने में देरी कर देते थे, डिले इन प्रोडक्शन ऑफ कीमोकाइंस एंड साइटोकाइंस। तो इनेट इम्यून सिस्टम देरी कर देता था, देर करता था, वो सही तरीके से साइटोकाइन कीमोकाइन रिलीज नहीं करता था। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जो हमारे पास मैक्रोफेज एक्टिवेट हो चुके थे, जैसे कि कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, बॉडी में, तो जाहिर बात है हमारे मैक्रोफेज मौजूद होंगे, जहां जहां पर जाकर लगेगा, लंग्स में लगेगा तो वहां पर मैक्रोफेज मौजूद होंगे, जीआईटी में जाकर लगेगा वहां पर हमारे मैक्रोफेज पहले से मौजूद होंगे, तो वो एक्टिव हो जाएंगे, इनको देखते ही वो एक्टिव हो जाएंगे। और वो मैक्रोफेज क्या करेंगे, वो ऐसे साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज करेंगे जो कि इसको एक्टिवेट कर देगा, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को। यानी इसने तो देरी कर दी, इसने अपने साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज नहीं किए, फिर क्या हुआ, जो मैक्रोफेज उस कोरोना वायरस लगने की वजह से एक्टिव हुए थे वो अपने साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज करेंगे। अब जो मैक्रोफेजेस जो कीमोकाइंस या साइटोकाइंस रिलीज करेंगे वो जाकर इसको एक्टिव कर देंगे, किसको, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को। और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करेगा, बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा,
यानी ये इनको लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देगा। और ये लिम्फोसाइट्स क्या है पता है आपको, ये इन्फ्लामेटरी नेचर है, ये इन्फ्लामेटरी नेचर है, ये वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे ताकि वो डिजीज मर सके। इन्फ्लामेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि डिजीज को खत्म करने के लिए हमारी बॉडी अडॉप्ट करती है। हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन इसी वजह से होती है ताकि जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं वो बर्बाद हो जाएं, वो तबाह बर्बाद हो जाएं और फिर हमें डिजीज ना हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये लिम्फोसाइट्स सीक्रेट करते हैं, यानी कि ये ऐसे लिम्फोसाइट फिर ऐसे केमिकल रिलीज करेंगे जो कि हमारे क्या कर देंगे, इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, मैक्रोफेजेस इनको वो करेंगे, ये फिर आगे इन सेल्स को एक्टिवेट करेंगे तो बहुत ज्यादा सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा सेल्स एक्टिव हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा इन्फ्लामेटरी चीजें आ जाएंगी, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होगी ना, यही तबाही है। होनी क्या चाहिए थी कि इनेट इम्यून सिस्टम अपने साइटोकाइन कीमोकाइन रिलीज करता, थोड़ी इन्फ्लामेशन होती है और काम सही हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गई। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाया, उसने बहुत ज्यादा हाइपर जो है ना इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज कर दिए कि भाई डिजीज तो बहुत बड़ी आ चुकी है, बहुत बड़ी डिजीज आ चुकी है, अभी बहुत ज्यादा जो है ना हमें इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिलीज करने चाहिए ताकि हम उसके खिलाफ लड़ सकें, हालांकि डिजीज तो थोड़ी थी। तो ये जो इनकम्पेटिबिलिटी हुई, जो इम्यून सिस्टम हमारा फंक्शन गलत कर बैठा, इसकी वजह से हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया और हमें हमारी बॉडी में जगह जगह पर इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गई और वो हमारे लिए नुकसान का बायस बन गई और हमें सांस लेने में भी दुश्वारी हो गई। और कोविड-19 में आपको पता है कि ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पर दो बातें और बताना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल है। इंटरल्यूकिन 6 ये क्या है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन है, यानी ये जब एक्टिवेट हो जाएंगे, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो ये इंटरल्यूकिन 6 भी प्रोड्यूस करेगा उसमें, जो कि बहुत ज्यादा प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन है, जो कि इन्फ्लामेशन को प्रमोट करता है। कि ये जब रिलीज हो जाएगा ना किसी भी जगह पर तो वहां पर ये लाजमी इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। फिर सेकंड, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये भी एक प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन है। ठीक है, ये भी जिधर भी प्रोड्यूस होगा वहां पर जाके ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। ठीक है, और एक और बात इसकी कि ये क्या करता है, जो एज्ड टी सेल्स होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट्स, उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। यानी ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस भी करता है, इसको हम लोग प्रो एपोप्टोटिक साइटोकाइन भी बोलते हैं। ये एपोप्टोसिस भी कराता है, ये सेल की डेथ भी कॉज करता है। ये तब रिलीज होता है जब किसी जगह पर ट्यूमर हो रहा हो, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो रही है एबनॉर्मल, तो वहां पर ये हमारा कुदरती निजाम होता है, हमारा अल्लाह ताला ने बनाया है कि ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर वहां पर आता है और उस ट्यूमर को हल करता है, उसको खत्म करता है। जो हमारे सेल्स एबनॉर्मल डिवाइड हो रहे थे उनको खत्म कर रहा होता है ताकि हमारे अंदर डिजीज पैदा ना हो, यानी कि ट्यूमर बढ़े नहीं। लेकिन अब यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन आ गई, यहाँ पर ये सेल्स एक्टिवेट हो गए तो ये फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी प्रोड्यूस कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये बौखला गए थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी प्रोड्यूस कर दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। अब यही ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हमारे ही सेल्स को मारना शुरू कर देगा इम्यून सिस्टम के, वो इनको क्या करेगा, एज अ फॉरेन समझ के इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा और जिस वजह से क्या हो जाएगा, फिर हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और कोविड-19 हम पे भारी पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें थी हमारी आज के लेक्चर कोविड-19 में। अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ नहीं आई हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।